وہ इस वक्त उरूसी लिबास में बैठी कमरे में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। ज़ोहा इंतहाई कम उम्र, सिर्फ 17 वर्ष की थी कि जब उसकी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तूफ़ान जिसकी वजह से उसने आगे बढ़कर उसे कबूल किया और अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो चुके थे। वो वहाँ उमैर आफंदी के बेड पर बैठी, लाल दुपट्टा ओढ़े सादा से गोल्डन जोड़े में उसका इंतज़ार कर रही थी। शादी इस कदर अफरा तफरी में हुई थी कि उसे सिर्फ लाल दुपट्टा उड़ाकर ही फ़र्ज की अदायगी कर दी गई, लेकिन वो नादान थी, नासमझ थी। सिर्फ 17 बरस की उम्र में उस पर पहाड़ टूटा था। इन्हीं सोचों में मुब्तला थी कि जब उसके कानों में उसकी कज़न की आवाज़ गूंजी थी कि जो उसे कमरे में भेजने से पहले न जाने क्या कुछ बता रही थी, और वो खौफ से उसका दिल बंद होने के करीब था। कमरे का दरवाज़ा खुला और उमैर आफंदी अंदर दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर बेपनाह तनाव था। अस्सलाम वालेकुम, ये कहते ही वो उसकी तरफ एक भी नज़र डाले बगैर कमरे में रखे सोफे पर नींद दराज हो गया। वो तकिया अपने मुंह पर रख कर सोने की कोशिश करने लगा। वो घूंघट से ये सब कुछ देख रही थी। एकदम से उसने अपना घूंघट उतारा और छोटे छोटे कदम उठाती हुई उमैर आफंदी के सर पे जा पहुंची। बात सुने उमैर भाई, ये सुनना था कि उमैर ने फौरन से अपने मुंह पर से तकिया हटाया और उसे देखने लगा। क्या हुआ? वो इस कदर हालात से नाला था कि अपने नाम के साथ जोहा का भाई लगाना भी वो सही नहीं करवा सका। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप इतने लंबे हैं और सोफा इतना छोटा है। आप बेड पर आ जाए ना, मैं ज्यादा जगह नहीं लेती हूँ, बेड पर थोड़ी सी जगह में सो जाती हूँ। उमर ने नजरें उठाकर एक बार फिर से कम उम्र, नासमझ नादान दुल्हन को देखा था। जो क्या कह रही थी उसे खुद भी इसका इल्म न था। मैं यहाँ ठीक हूँ, सख्त लहजे में कहते हुए उसने दोबारा से अपने मुंह पर तकिया रख लिया। वो वहीं खड़ी घबराने लगी। कजन ने कहा था किसी भी तरह से अपने शौहर को नाराज मत करना और उससे कहना कि आज हमारी सुहागरात है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही लम्हे उसका हाथ उमैर के कंधे पर था, जिसे वो झंझोड़ कर उठा रही थी। उमैर भाई मेरी बात तो सुने। अब उमैर की बर्दाश्त जवाब दे गई। एक तो तुमको खुदा का वास्ता है, सबसे पहले मेरे नाम के साथ भाई हटा दो, रिश्ते को ही मशकूक बना रही हो। वो बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा, फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे देखकर कहने लगा। वो सहम कर पीछे हुई। क्या कहना है अब जल्दी बोलो, कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी में बचा ही क्या है जो अब तुम भी मेरे सर पे आके ढोल बजा रही हो। वो चीखा तो नहीं था, लेकिन आवाज और अंदाज इंतहाई बेसार सा था। मैं कह रही थी कि वो घबराने लगी। न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि ये बात वो उमर से ना करे। फिर उसे सामिया बाजी की बात याद आ गई, जो उसे कह रही थी कि अपने शोहर को अपना बना लेना, लेकिन कैसे? वो उसे ये ना बता सकी थी। क्या मैं वो लगा रखी है? सीधी तरह बात करो ना, क्या बात करना भी नहीं आती अब तुम्हें? उसने नजरें उठाकर उसे सख्त लहजे में डांटा। मैं वो कह रही थी कि सामिया बाजी ने मुझे बताया आज हमारी सुहागरात है। वो आंखें बंद किए एक झटके से अपना पूरा जुमला अदा कर गई। फिर आंखें खोलकर उमर को देखा तो वो शौक की कैफियत में आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। सुहागरात का मतलब ही पता है तुम्हें, जो ये सब कुछ कह रही हो? गुस्से से उसकी आवाज बुलंद हुई तो वो पीछे हुई। नहीं। एकदम से उसे डरा सहमा देखकर उमर ने अपना गहरा सांस खारिज किया। तो जाओ, जाकर सो जाओ। जिन बातों का मतलब का नहीं मालूम होता उनके बारे में बात भी नहीं करते। अब जाओ, जाकर सो जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है कि मैं पलंग पर सो जाऊं, तो तुम यहाँ सोफे पर आ जाओ। वो एकदम से उठा। उसका लाल दुपट्टा जो पलंग पर फैला हुआ था हाथ में पकड़कर एक नज़र उसे देखा और जमीन पर पटक दिया। न जाने क्यों उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है। मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं, पर अब मैं तो इनकी बीवी हूं ना। वो तो 17 साल की मासूम कम उम्र और नादान लड़की ये भी ना समझ सकी कि वो भी इंसान था और उसमें उसके कुछ जज्बात थे, जिसे पल भर में बलिया मेट कर दिया गया था।
اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے اس کا سارا لاڈ پن ختم کر دیا تھا۔ اور تو اور عمیر بھائی بھی، جو اسے چھوٹی گڑیا کہتے تھے، اس سے اس قدر ناراض تھے۔ روتے روتے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی، اور کب نیند کی دیوی اسے اپنی وادیوں میں لے گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو عمیر اس کے سر پر کھڑا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ بج رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اچھل کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا ہوا؟ چور آ گیا؟ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ عمیر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اور اس وقت اس کے بالکل برابر میں اس سے چپک کر اس کے اعصاب کا امتحان لے رہی تھی۔ ہوش کرو، کوئی چور نہیں ہے، دروازہ بج رہا ہے، جاؤ جا کر پلنگ پر لیٹ جاؤ، میں کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے کچھ بھی نہ سوچا، اور اگلے ہی لمحے اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی پلنگ پر آڑی ترچھی ہو کر لیٹ کر دوبارہ نیند کی گہری وادی میں سو گئی۔ عمیر نے افسوس سے ایک نظر زوہا کو دیکھا، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی والدہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زوہا کہاں ہے؟ اسے کہو تیار ہو جائے، آج گھر میں ہی ولیمے کے طور پر کھانا کھلا دیا جائے گا۔ عمیر نے کندھے اچکائے اور اپنی ماں کو سامنے بیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ سو رہی ہے، اب خود ہی جا کر اسے کہہ دے۔ میری تو کوئی بات اسے سمجھ ہی نہیں آتی، نہ جانے کون سے گناہ کیے ہیں زندگی میں جو زوہا میرے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ یہی وہ پل تھا جب زوہا اٹھ گئی تھی اور انگڑائی لے کر اس نے جملہ سنا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بے پناہ اداسی چھا گئی۔ تو کیا میں ان کے کسی گناہ کی سزا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو جھلملانے لگے۔ نادان تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ عمیر کی بیزاری کو نہ سمجھ سکے۔ اس نے اپنے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اور پھر جلدی سے اپنے سر پر لپیٹتے ہوئے باہر آئی، جہاں تائی جان اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئی محترمہ؟ ویسے تمہیں عمیر سے پہلے اٹھنا چاہیے تھا، اسے ناشتہ دینا چاہیے تھا۔ وہ حونق بنی ان کی یہ ساری باتیں سنتی رہی۔ تائی جان، پر مجھے تو ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ اس کی یہ بات سن کر تائی جان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر ہی پیٹ لیں۔ کوئی بات نہیں، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے تو بدل لو، پھر نیچے کچن میں آؤ اور عمیر کو ناشتہ بنا کر دو۔ میرا بچہ لاڈلا ہے، ایسے ہی بھوکا چلا جائے گا آفس۔ انہوں نے اسے فوراً سے حکم دیا اور نیچے چلی گئیں۔ آفس؟ ابھی تو شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو وہ آفس جا رہے ہیں؟ لبنہ باجی نے تو مجھے بتایا تھا کہ عمیر کو آفس 2-3 دن جانے مت دینا، چھٹی کروا لینا۔ یہی سوچتے وہ واش روم میں گئی اور منہ ہاتھ دھو کر واپس نیچے آئی تو عمیر ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ تائی جان کچن میں موجود تھیں۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بات سنے عمیر، جو اپنے والد صاحب کی عادت کے مطابق اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار کا کونا فولڈ کر کے اس کی طرف دیکھا۔ بولو۔ انداز میں سختی تھی نہ نرمی، بس عجیب بیزاری تھی۔ آج آپ کی شادی کا پہلا دن ہے اور آپ آفس جا رہے ہیں؟ آج تو ہمارا ولیمہ بھی ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کرسی کھینچ کے اٹھا اور چند قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے اپنے چھوٹے سے دماغ کو استعمال کر کے یہ عجیب و غریب جملے مت بولا کرو۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ ہماری شادی عام حالات میں نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیوں خود کو بھی کھپا رہی ہو اور مجھے بھی؟ جتنی تمہاری عمر ہے اگر اتنی ہی باتیں کرو تو اچھی بھی لگو گی، آئی سمجھ تمہیں؟ جہاں تک ولیمے کی بات ہے تو یتیم خانے میں بچوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا۔ اس نے چبا چبا کر انتہائی غصے میں اسے گھور کر کہا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اب ناشتہ ملے گا یا یہ تمہاری عجیب و غریب باتیں ہی سننے کو ملیں گی؟ اسی سے پیٹ بھر لوں کیا؟ میں عمیر کا انداز سن کر وہ فوراً سے اندر دوڑی۔ لیکن یہ کیا؟ دائی امی جان نے ناشتہ بنا لیا تھا، یہ لو پکڑو ٹرے اور جا کر اسے دے دو، میرا بچہ بھوکا ہی چلا جائے گا۔ تائی جان بھی اس سے ناراض تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے ٹرے پکڑی اور جیسے ہی میز پر رکھنے لگی اس لمحے اس کا پاؤں کرسی میں پھنسا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے عمیر کا شرٹ پکڑ لیا اور اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ عمیر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کے اوپر گری اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر خود کو گرنے سے بچا رہی تھی۔ کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، وہ اس پر چلایا۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھی ہوئی۔
आंखें खोल कर चलोगी तो कभी ये सब कुछ नहीं होगा। अम्मी प्लीज यार कुछ ढंग सिखाएं से, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो बेजारी से कहता हुआ उठा, चाय का कप लिया, 2 घूंट भर कर वापस रखा। ताई जान इसी दौरान वहां आ चुकी थी और उसकी बात बगौर सुनी थी। बेटा नाश्ता तो करते जाओ, इससे कहने लगी। कर लिया है। सुबह ही सुबह उसने अपने सामने खड़ी जोजा को घूर कर कहा, जो अब सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। यही लम्हा था जब उमैर की नज़र उसकी आंखों में ठहर सी गई। वो बाकायदा आंसुओं के साथ रो रही थी। अगले ही लम्हे उमैर ने अपनी नज़रें चुराईं और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? समेटो इसे, जो मेज पर गिरा दिया है। काम नहीं होता तो कमरे में ही बैठ जाया करो, नीचे मत आया करो। अजीब मुसीबत तुम्हारी फुप्पो ने हम पर ला खड़ी करती है। ताई जान बड़बड़ाते हुए दोबारा अंदर किचन में चली गई और वो मेज साफ करते हुए ये सोचने लगी कि उससे ऐसी क्या गलती हुई है जो उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। फिर उसे वो खतरनाक रात याद आ गई जिसे गुजरे सिर्फ एक दिन हुआ था और उसकी पूरी जिंदगी बदल के रह गई थी। ये शादी किस तरह हुई थी, एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो वहीं कुर्सी पे बैठकर नम होती आंखों के साथ सोचने लगी कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी का समय था, तमाम लोग चची जान के घर में मौजूद थे। उन्होंने हर मेहमान के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था। जोहा अपनी अम्मी और अब्बू के साथ वहाँ तशरीफ़ फरमा रही थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। चची जान की सबसे बड़ी बेटी सुमेरा की शादी थी और वो सब इसी सिलसिले में वहाँ आए हुए थे। ताई जान भी अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ मौजूद थी। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। चची जान के कमरे में बैठी वो ढोल की थाप पर गीत गा रही थी। मेहंदी लगाई जा रही थी। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। जोहा सुमेरा के बराबर में बैठी गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रही थी कि जब अलीसा उसके बराबर में बैठी। बस कर तो जोहा यार, कितना सर खा रही हो? इससे अच्छा तो स्पीकर पर ही गाना लगा लेते। ये सुनते ही जोहा का मुंह बना। स्पीकर से ज्यादा अच्छा तो मैं गा लेती हूँ, उसने कहा तो वहां मौजूद तमाम लोग हंसने लगे। देखो ये हंस रहे हैं ना, मतलब ये भी स्पीकर के हक में है। तो खुदा का वास्ता है अपने गले को आराम दो और हमारे कानों को भी। अलीसा ने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़े तो वो रूठे रूठे अंदाज में वहां से उठ गई। उसने कमरे से बाहर कदम रखे ही थे कि जब उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसे हिला रहा है। निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा तो सीढ़ियों पर खड़े उमैर आफंदी ने उसे अपने पास बुलाया था। वो नासमझी से उसकी तरफ देखती कदम बढ़ा गई। बात सुना छोटी गुड़िया। जी उमैर भाई, क्या बात है? वो अपना लहंगा संभालती गिरती पड़ती वहां पहुंची। अलीना किधर है? उमैर की बात सुनकर उसने मुंह बनाया। वहीं कमरे में बैठी हैं, मेरी बुराइयां कर रही थी। क्यों, आपको उनसे क्या काम है? उसने आईब्रो इकट्ठे किए। कुछ नहीं, बस उसके कान में जाके कहो उमैर छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनना था कि वो हंसने लगी। कोई खास बात है क्या? कोई पैगाम पहुंचाना है तो मुझे बता दें, मैं खुद ही पहुंचा देती हूँ। उन्हें छत पे क्यों बुला रहे हैं? ये सुनते ही उमैर का मुंह बिगड़ा। तुम्हें जितना कहा है उतना करो ना छोटी गुड़िया। उसने उसकी चोटी खींची तो वो बिलबिलाई। बहुत बदतमीज हैं आप, एक तो मैं आपका काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे तंग कर रहे हैं। वो मुंह बिसेरती हुई वापस पलटी। मैं नहीं कह रही अलीजा से, खुद ही जाकर कह दे। एकदम से उसका मूड खराब हो गया और उमैर का जवाब सुने बगैर वो कमरे में चली गई। इसी दौरान अलीजा कमरे से निकली तो उमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। उसने इशारे से उसे छत पर आने का कहा। यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? जानती भी हैं कि नीचे बहुत सादा काम है, अगर किसी ने देख लिया तो? वो छत पर आई तो उमैर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। क्या? वो शर्मा कर अपनी नजरें झुका गई। मैं आज रात को अम्मी से बात करूंगा। कल सुमारा बाजी की निगाह के दौरान हमारी मंगनी भी हो जाएगी। ये सुनना था कि अलीजा के चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट बिखर गई। अलीना सुमेरा से छोटी थी। सुमेरा के बाद उसका नंबर लगना था। वो मुस्कुराते हुए वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ी तो वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आया। क्या हुआ, कुछ तो कहो। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? उमैर ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इससे ज्यादा भला और मुझे क्या चाहिए? कहते साथ ही वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतर कर अंदर कमरे में गुम हो गई।
उमैर ने सीने पे बाजू लपेट कर यह हसीन मंजर अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतारा था। अमलीना और उमैरा अफंदी को एक होने से कोई नहीं रोक सकता था कि ताई जान और चची जान के दरमियान काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और ताई जान ने भी दबे दबे लफ्ज़ों में उमैर और अलीज़ा की हवाले से बात की थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और बात मोहब्बत तक जा पहुंची थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आया उनकी मोहब्बत पाया तकमील तक पहुंचेगी भी या नहीं, या फिर अधूरी की अधूरी ही रह जाएगी। जोहा, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। जोहा, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं बनती। तुम प्लीज़ कोई और कमरा तलाश कर लो। साथ साथ अलीसा, सफ़ीना, सोफ़िया और हुमैरा के साथ साथ उमैरा भी वहाँ मौजूद थी। जबकि जोहा ने कदम रखा तो अलीसा ने उसे साफ हरी झंडी दिखा दी। क्या मसला है? अब मैं कहाँ सोऊंगी? तमाम ख़वातीन एक कमरे में सो गई हैं। आप लोगों ने मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो मुंह बिसोर कर कहने लगी, एक काम करो, सीढ़ियों के बराबर में जो कमरा है ना, वो खाली होगा, लेकिन अभी वहाँ अंधेरा है, ध्यान से जाना, वहाँ कोई भी नहीं होगा, आराम से सोना। अलीसा ने उसे फौरन से कहा तो वो बुरे बुरे मुंह बनाती हुई वहां से निकलकर पहली मंजिल पर आई। अब ये छत की सीढ़ियां मैं अंधेरे में कहाँ ढूंढूं? चची जान का घर मुझे कोई जबानी थोड़ी याद है। वो बड़बड़ाने लगी, यहाँ तक कि उसने अंदाजे से एक कमरा खोला। कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। वो बेहद थकी हुई थी, इसलिए कुछ भी सोचे समझे बगैर वहां मौजूद पलंग पर सो गई और नींद की गहरी वादी में गुम हो गई। अगली सुबह उसकी आंख एक अजीब सी किस्म के शोर से खुली थी। दरवाजा जोर से बजा था। उसने अंगड़ाई लेकर मंदी मंदी आंखों से उस पास देखा तो ये देखकर उछल पड़ी कि वहां कमरे में रखे सोफे पर उमैर आफंदी भी गहरी नींद सो रहा था। अगले ही लम्हे उसके दिल में बेचैनी सी छा गई, लेकिन उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर दरवाजा खोल दिया। क्या हो गया है फुप्पो, क्यों सुबह ही सुबह उठा दिया? वो आंखें मूंद कर बाहर आई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि ना सिर्फ उसकी अपनी वालदा बल्कि चची जान, ताई जान भी फुप्पो के हमरा वहां मौजूद थी। उमैर कहाँ है? फुप्पो ने कड़ी नजरों से जोहा की तरफ देख के कहा, उमैर भाई यहाँ कमरे के अंदर ही हैं। मैं तो यहाँ रात को जब सोने आई थी तो कोई भी नहीं था। वो नासमझी से कह गई। उसकी वालदा ने आगे बढ़कर उसका मुंह बंद करना चाहा, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी थी। देख रही हो नसीमा अपनी बेटी को बड़े मज़े से अपनी रात की दास्तान सुना रही है कि कैसे किसी के साथ मुंह काला किया है। ये सुनना था कि जोहा पलट कर उनकी तरफ देखने लगी। क्या कह रही हैं फुप्पो? वो नामहसूस अंदाज में अपनी अम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई। भला कोई इससे पूछे कि उमैर और ये दोनों एक कमरे में क्या कर रहे थे। इन दोनों ने एक साथ कमरे में रात गुजारी है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। फुप्पो का ववेला सुनते ही उमैर की आंख भी खुल चुकी थी। वो बड़बड़ा कर उठा था। वो हड़बड़ा कर उठा था। आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं और शोर क्यों हो रहा है? उसे कुछ इल्म न था कि रात जब वो थकन से चूर कमरे में सोने के लिए आया तो नीम अंधेरा सा था। उसे लगा कि उसका कोई कजन बेड पे सो रहा है, इसलिए वो सोफे पे लेट गया और जल्द नींद की गहरी वादी में खो गया। पर उसे क्या पता था कि पलंग पर मौजूद वजूद कोई कजन लड़का नहीं बल्कि जोहा है। तुम दोनों हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम दोनों ने रात एक कमरे में गुजारी है और अब ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पप्पू उसकी बात पर ताई जान ने शिकवा कुना निगाहों से उमैर की तरफ देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है पप्पू जान, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कमरे में जोहा मौजूद है। जोहा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रो रही थी। जोहा कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, 17 साल की हो चुकी है और तुम भी भरपूर जवान मर्द हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों अंधेरे में मौजूद हो और कुछ हुआ ना हो? फुप्पो ने हर हद पार कर दी थी। खुदा का वास्ता है राबिया बेगम, बात को आगे ना बढ़ाएं। चची जान ने मामले को सुलझाना चाहा। बात आगे बढ़ गई है। ये दोनों इस कदर शतर बेमहार हो गए हैं, अभी भी तुम सब आंखें बंद किए इन्हीं की तरफदारी कर रही हो। फुप्पो ने हाथ नचा नचा कर उन दोनों पर इल्जाम आयद कर दिया था। तमाम लड़कियां वहां खड़ी हुई थी और अदीसा की आंखों में बेपनाह शिकवा था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने उमैर आफंदी की तरफ देखा। वो भी बिल्कुल शौक की कैफियत में था। फुप्पो, आप समझने की कोशिश करें। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? मेरा किरदार साफ है और जोहा का भी। हम दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गलत फहमी थी। बस ना उसे पता था कि मैं कमरे में मौजूद हूँ और ना ही मुझे इल्म था
تو پھر بات کو آگے بڑھا رہا ہی کیوں ہے؟ عمیر نے انتہائی سمجھداری سے کام لیا۔ بس کر دو بیٹا، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں آج کل کی نسل کو۔ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو شادی کر لو، کم از کم ایسی گھٹیا اور نیچ حرکتیں تو نہ کرو۔ لڑکی پر داغ لگا چکے ہو اور اب تمہیں اسے ہی اپنانا ہوگا، ورنہ پورے خاندان میں بات پھیل جائے گی اور کوئی اسے بیاہ کر نہ لے جائے گا۔ نسیمہ، میں تو کہتی ہوں کہ عمیر نے اس کی زندگی اگر خراب کی ہے تو تمہیں اپنی بیٹی کو اسی کے ساتھ روانہ کر دینا چاہیے۔ تائی جان نے بھی یہ بات سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، زوہا میں عقل ہونی چاہیے تھی، اتنی بھی بچی نہیں ہے۔ نسیمہ بیگم کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ میری بچی پر داغ آپ کے بیٹے کی وجہ سے لگا ہے، وہ اس کمرے میں پہلے سے موجود تھی، آپ کی بیٹی کو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اب میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ ساری عمر کا داغ اس پر لگ گیا ہے۔ زوہا کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور عمیر مجرم بنا کٹہرے میں کھڑا تھا۔ بس کر دیں، آپ سب لوگ کیا چاہتے ہیں آخر؟ آپ لوگ مجھ سے؟ عمیر پھٹ پڑا۔ یہی کہ تم زوہا سے شادی کر لو۔ حقیقت سب کے سامنے کھل گئی ہے۔ اگر شادی نہ کرو گے تو تمہاری زندگی پہ تو کوئی اثر نہ پڑے گا، لیکن یہ بچی ساری زندگی کے لیے اپنے گھر پر بیٹھی رہ جائے گی۔ پھپھو جان نے اپنی طرف سے ایک بہترین مشورہ دینے کی کوشش کی، لیکن پھپھو میں زوہا کو پسند نہیں کرتا اور نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چھوٹی ہے، کم عمر ہے، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ عمیر نے کہتے ہوئے علیزہ کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر اسے کچھ بھی غلط فیصلہ لینے سے روک رہی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا، آپ اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یا تو تم کو سوچنا چاہیے تھا، زوہا تو کم عمر اور نادان ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو نا۔ بہرحال تمہیں اسی وقت کمرے سے باہر آ جانا چاہیے تھا جب تمہیں لگا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، پر اب اس کا یہی حل ہے کہ تم دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ عمیر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہاں اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا جو اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کے بجائے زوہا کی طرفداری کر رہے تھے۔ میری بھی بیٹیاں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے اپنے سپوت کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو ساری عمر اپنے گھر کی دہلیز پر گزارنا پڑے۔ اب بات آگے بڑھ گئی ہے عمیر، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ عمیر کو پھپھو پر بے پناہ غصہ آیا اور پھر اس نے زوہا کی طرف دیکھا جو رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر چکی تھی۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے جانے لگے۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، عمیر اور زویا کا نکاح بھی سمیرہ کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا۔ پھپھو کی عادت تھی وہ بات پورے خاندان میں پھیلا دیتی۔ اس بات کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ویسے بھی شادی کے وقت وہاں خاندان کے علاوہ بھی مہمان موجود تھے اور ان سب نے بھی یہ تماشا دیکھا تھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ مہمانوں کی چھٹتے ہی علیزہ نے آگے بڑھ کر عمیر کا گریبان پکڑا۔ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ اسے اپنے کالر چھڑوانے لگا۔ تم منع کر دو، بات اگر خاندان سے کوئی باہر نہیں نکالے گا تو زوہا کی بھی شادی ہو جائے گی، ویسے بھی وہ ابھی بچی ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے منانے لگی۔ میں ایک مجرم ٹھہرا دیا گیا ہوں اور اب اگر میں اس نکاح سے انکار کروں گا تو سب میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ لیزا، اس کے دل میں طوفان اٹھا تھا، لیکن وہ اپنا یہ طوفان دباتا علیزہ کو صورتحال سمجھانے لگا۔ تو پھر میں کیا سمجھوں کہ تم نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ تم زوہا کو اپنی زندگی میں شامل کر لو؟ وہ رونا بھول کر ایک بار پھر سے اس پر الزام تراشی کرنے لگی۔ علینا، اسے صدمہ ہوا۔ تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا اور اب زوہا کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کے بعد میں نے اپنے دل میں موجود تم سے جڑا ہر تعلق توڑ دیا ہے، کبھی پلٹ کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھوں گی کہ تم جیسے بے وفا شخص کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب تو مجھے پھپھو کی باتوں پر یقین آنے لگا ہے کہ تمہاری ہی نیت میں کھوٹ ہے۔ علینا نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کا تحفہ جو اسے عمیر نے دیا تھا نکال کر اس کے منہ پر دے مارا اور روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے پلٹ گئی۔ عمیر صدمے کسی کیفیت میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنی کن پٹی مسلنے لگا۔ زندگی نے یہ کیسے امتحان میں ڈال دیا تھا، اس نے کبھی زندگی میں نہ سوچا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہونے والے تھے، وہ دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عمیر جیسا ہینڈسم اور بہترین شخص کا مالک شوہر عمیر جیسا ہینڈسم اور بہترین شخصیت کا مالک شوہر ملنے کے باوجود بھی تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیوں؟
ज़ोहा की खाला की बेटी शाहीना वहाँ मौजूद थी और अपनी खाला से मिलने आई थी कि जब उसने ज़ोहा को वहाँ आकर अपनी माँ से गले मिल के रोते देखा तो उसे कमरे में ले जाके पूछने लगी, उमर हर वक्त खामोश रहते हैं, मेरा कसूर क्या है? मुझे वहाँ उसी घर में रहना है, लेकिन अगर ये लोग इसी तरह मुझसे रवैया रखते रहे तो मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? चंद ही हफ्तों में न जाने क्यों 17 साला जोहा को एहसास हुआ जैसे उसने अपनी जिंदगी की कई मंजिलें एक साथ तय कर ली हों। पागल हो तुम, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपने शौहर को अपनी अदाओं के जरिए जेर करने की कोशिश करो। जोहा हवन्नक बनी उसे देखती रही। देख क्या रही हो, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। आज शाम को घर जाकर तुम्हें। उसने आगे बढ़कर उसके कान में सरगोशी की और उसे सब समझाने लगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो उमर मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना, खुश हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर शाहीना हंसने लगी। अगर मेरी बात पर अमल करोगी तो गारंटी देती हूँ, खुश नहीं बहुत खुश हो जाएगा और तुम्हें बीवी का दर्जा देगा। शौहर बस बीवी की कुछ अदाओं की ही मार होता है और वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। शाहीना ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी। जोहा ने गहरा सांस खारिज किया। मैं वैसा ही करूंगी और उमर का दिल जीत लूंगी। वो अपने दिल में एक नया अज़्म लेकर अपने ससुराल रवाना हो गई। वो वहां अकेला चाय के होटल पर बैठ के चाय पी रहा था कि जब उसे किसी ने पुकारा। उमर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसका दोस्त वली खान खड़ा था। क्या हाल है दोस्त, सुना है तुमने शादी कर ली है और बुलाया भी नहीं। उमर फीकी हंसी हंसने लगा। क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या? उसके बराबर में बैठा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। शादी हुई ही ऐसे हालात में है कि अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना पड़ी, किसी की इज्जत को बचाना पड़ा। उसने अफसोस से कहा, किसी की इज्जत को? क्या कह रहे हो, कैसी कुर्बानी? खुलकर कहो। वली खान हैरान हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके उसे सारे किस्से के बारे में बताकर चुप हुआ। तो क्या हुआ, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे बीवी के रूप में कबूल कर लेना चाहिए। वली खान ने उसे मशवरा दिया। बहुत कम उम्र है यार, मैं उसे वैसी नज़र से नहीं देखता। वली हंसने लगा। बीवी है तुम्हारी, अब तुम्हें उसे वैसी नज़र से ही देखना होगा, तभी तुम्हारे दिल में घर करेगी ना। अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो तो गुंजाइश निकलेगी। यही सोचते रहोगे कि कम उम्र है, नादान है, तो फिर जिंदगी में सुकून की तलाश में निकल पड़ोगे, जबकि सुकून तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी बगल में मौजूद है। अजीब पागल इंसान हो यार। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो और जो सामने है उसे खुश आमदीद कहो, जिंदगी आसान हो जाएगी। वली ने परेशान होते उमर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। तो वो चंद लम्हे उसे देखता रह गया। अब यूं क्या देख रहे हो, आजमाइश शर्त है। लेकिन अलीजा, उसे अपने दिल से कैसे निकालूं? उसकी आंखों में नमी दिखाई दी। तुम अपनी बीवी को अपने दिल में जगह दो, कोशिश करो तो सारी गैर ज़रूरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने पागल थे और अल्लाह की तरफ से दी गई नेमत के नाशुक्रे बन रहे थे। वली उसे काफ़ी देर समझाता रहा था। शादी को 2 हफ्ते होने को थे और वो दोनों मियाँ बीवी होने के बावजूद भी एक दूसरे के सामने बिल्कुल अजनबी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी वालदा ने आज उसे बताया था कि वो एक शादी की तकरीब में जाएंगी, इसलिए वो जल्दी घर लौट आए। जोहा अकेली होगी। वो अंदर दाखिल हुआ और कमरे के अंदर जैसे ही कदम रखा तो उसके होश उड़े। कमरे का माहौल रोमान परवर था। जोहा ने कमरे की बत्तियां बंद की हुई थीं और मोमबत्तियां जलाई हुई थीं। कमरे से होते हुए उसकी नज़र जोहा पर पड़ी। वो मबहूत हुआ। जोहा रेड कलर की वेस्टर्न स्लीवलेस गाउन पहने अपने नाजुक बदन पर सजाकर उसे मुस्कुराकर देख रही थी। उसका दूधिया बदन वाजे होकर उमर के होश उड़ा रहा था। सरप्राइज, आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वो एक अदा से अपने खुली रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी। उमर पलके झपकाए बगैर उसकी तरफ बढ़ा। अपने फौलादी हाथ से उसका कंधा पकड़ा। ये क्या बेहुदा लिबास पहना है, वो गुर्राया। तुम क्या समझती हो, ऐसा करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? हाँ, वो धाड़ रहा था। जुहा अपनी जगह साकित हो गई। उसकी कजन का बताया हुआ गुर बेकार गया था। वो उसका दीवाना बनने के बजाय उस पर चीख रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम अलीजा की जगह लोगी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुमने फुप्पो के साथ मिलकर जानबूझकर ये सब खेला है खेल, मुझे, कि ताकि तुम मुझे हासिल कर सको।
ज़ोहा को इस रद्द-ए-अमल की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। उमैर मेरा हाथ छोड़े, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी चमकी। जाकर अपने ये कपड़े बदलो और अपनी असल हालत में वापस आओ। उसने एकदम से उसका हाथ छोड़ा और आगे बढ़कर तमाम मोमबत्तियां बुझाकर लाइट जला ली। कोई ज़रूरत नहीं है कैंडल लाइट डिनर करने की। तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा ये डिनर, समझी? वो फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी और अगले ही लम्हे मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो वो कहीं भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता कमरे की तमाम सजावट बिगड़ चुकी थी और उसका मुंह चढ़ा रही थी। इसने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तो आपको अपने शौहर के तौर पर अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रही थी और आपने मेरे खुलूस का ये सिला दिया। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो मेरे साथ भी तो गलत हुआ है, लेकिन मैं तो हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और आप। वो रोते हुए सारी सजावट समेटने लगी। अगले ही पल वो नीचे आई और मेज पर बैठे उमैर को खाना दिया। तुमने खाना खा लिया है? न जाने किस जज्बे के तहत उसने उससे पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए वो रुकी नहीं और अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने बेड छोड़ दिया था और सोफे पर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद उसकी आंखों से जैसे रूठ गई थी। आंसू गिर गिर कर तकिए में जज्ब हो गए थे। रोते रोते कब उसकी आंख बंद हुई उसे पता न चला। उमर खाना खाकर कमरे में आया तो कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। जोहा उसे सोफे पर जैसे तैसे करके सिमटी हुई नजर आई। एक लम्हे के लिए उसका दिल दुख से भर गया। ये मैंने क्या कर दिया? उसके चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात नीम अंधेरे में भी वाज़िह नजर आ रहे थे। वो अगले ही पल उसकी तरफ आया और जैसे ही उसके माथे को छुआ तो करंट खा के पीछे हुआ। वो बुखार में तप रही थी। जोहा, जोहा उठो, तुम्हें तो सख्त बुखार है। वो उसे उठा रहा था लेकिन वो शायद नीम गुनोदगी की कैफियत में थी। उसके हाथ पांव फूलने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने लफ्ज़ों से उसे जख्मी कर दिया। वो फौरन से नीचे आया, एक प्याले में पानी भरा और उसमें पट्टियां डालकर उसके सर पे पट्टियां रखने लगा। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एकदम से जैसे उसका दिल बेचैन हो गया था। मासूम चेहरे पर मोहनी सी शक्ल सूरत वाली उसकी बीवी आज बुरी तरह दुखी हो गई थी और इसी दुख ने उस पर इस कदर गहरा असर किया था कि वो बुखार में मुब्तला हो गई। नींद में किसी का लम्स पाकर वो बिलबिला उठी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने फुप्पो के साथ मिलकर कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस आपको खुश करना चाह रही थी। मुझे शाइना बाजी ने बताया था ये सब कुछ। ये सुनते ही उमैर का माथा ठनका और वो अफसोस से उसे देखने लगा। वाकई में उस 17 साल की कम उम्र और नादान सी बीवी का कोई कसूर नहीं था। रिलैक्स रिलैक्स, कसूर मेरा है। मुझे तुमसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तुम मेरी बीवी हो, तुम ये सब कुछ कर सकती हो, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता? वो उससे बात करने लगा, लेकिन वो एक बार फिर से गुनूदगी की कैफियत में जा चुकी थी। वो सारी रात उससे बुखार की वजह से पट्टियां करता रहा और उसके बराबर में कब सो गया उसे पता न चला। सुबह जब सोहा की आंख खुली तो उमैर उसके बिल्कुल पास उसका सर अपनी गोद में रखे पलंग से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसे चंद लम्हे लगे ये सब कुछ समझने में और वो सीधी हो बैठी। आहट पर उमैर की आंख खुली तो वो भी आंखें मसलने लगा। कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जोहा हैरान हुई। कल रात को तो इसने इस पर बहुत गुस्सा किया था और अब ये नर्म सा लहजा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? वो अपने अंदर कमजोरी सी महसूस कर रही थी। तुम्हें बुखार हो गया था। सारी रात तेज बुखार था। मौसम भी ठीक नहीं था, डॉक्टर को भी ना बुला सका। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी हम डॉक्टर के पास दिखाकर आते हैं। अगले ही लम्हे उसने जोहा का हाथ थामा तो वो निगाहें उठाकर उसको देखने लगी और आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा लिया। नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका लहजा रूठा रूठा सा था। तुम मुझसे नाराज़ हो? वो उसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछने लगा। जोहा की निगाहें अभी तक झुकी हुई थी। बताओ ना, चुप क्यों हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जोहा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कम उम्र हूँ, नादान हूँ, ना समझ हूँ, लेकिन ये इल्ज़ाम मैं नहीं सह सकती। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा के रोने लगी तो उमैर उसे देख के रह गया। उस लम्हे वो उसे बिल्कुल मासूम छोटी सी बच्ची की तरह लगी थी जो ज़ारो कतार रो रही थी। अच्छा ना, अब रोना बंद करो ना।
जाने तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कल रात को बस मुझे गुस्सा आ गया। मुझे अलीना याद आ गई थी। उसने सर झुकाकर एतराफ़ किया तो ज़ोहा उसे देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर फुप्पो वावेला ना करती तो मैं कभी आपकी ज़िंदगी में शामिल न होती। उसने अपनी छोटी सी नाक रगड़ी तो उमैर उसे देख के मुस्कुराने लगा। वैसे अभी सोच रहा हूँ कि फुप्पो ने ठीक ही वावेला किया, वरना मुझे इतनी मासूम, प्यारी, नादान और कम उम्र सी बीवी कहाँ से मिलती। उमैर की बात सुनकर जोहा को झटका लगा। वो पलके उठाकर उसे देखने लगी। क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? उसने उसके आगे चुटकी बजाई तो वो जैसे होश में आई। आपने क्या कहा? वो दोबारा उससे पूछने लगी। वो उसे कमर से खींच कर अपने करीब कर गया और फिर उसके कान में झुक के कहने लगा, मैंने कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ है। जोहा ने आंखें निकाल कर उसे देखा। क्यों, अब मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी है? अरे अगर ये बुखार तुम शादी के दूसरे दिन ही खुद पर सवार कर लेती तो इतने दिन बेकार ना गुजरते हमारे। उसने उसकी छोटी सी नाक दबाई तो वो हंस पड़ी। बुखार मैंने खुद थोड़ी तारी किया, आपकी बातों की वजह से मुझ पर सवार हो गया। वो सर झुकाकर हंसने लगी। अब तो नाराज नहीं होना, अब तो तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है। देखो तुम मेरे कितने करीब हो। उसने थोड़ी उठाकर उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे कि उन दोनों की पलकें एक दूसरे को छू रही थीं। आप सच में मुझसे राजी हैं? आपने मुझे अपनी बीवी मान लिया है? वो हैरत ज़दा चेहरा लिए उसे देखने लगी। बिल्कुल। आगे बढ़कर उमर ने अपने दहकते हुए लब उसके माथे पे रखे। बुखार में नीम गुनूदगी में जब तुम रोते हुए ये कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई तुम बेगुनाह हो और बेकसूर हो। कसूरवार तो मैं हूँ जो अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे सका, अपनी बीवी को अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सका। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया और एक खूबसूरत सी प्यारी सी बीवी अता की। अगले ही पल वो उससे शिद्दत से अपने सीने में भीग चुका था। ज़ोहा मुस्कुराने लगी। अब तो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे ना, वरना मुझे फिर से बुखार आ जाएगा। वो बच्चों की तरह हंसते हुए कह रही थी। उमर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। बिल्कुल भी नहीं मेरी प्यारी सी बेगम जान। माना कि ज़िंदगी ने हम दोनों के साथ जुल्म किया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर खुद पर भी जुल्म कर रहे हैं। सो आज से इस जुल्म की दास्तान ख़त्म हुई और मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई। उसने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ा तो वो कुसमसाने लगी। वो उसे एक झटके से बिस्तर पे गिरा था, उस पर हावी हुआ था। अब वो अपनी उंगलियों से जोहा के चेहरे को ट्रेस कर रहा था। उसकी आंखों उसके गालों से होता हुआ उसकी गर्दन की तरफ सफ़र कर रहा था। उसके लम्स की गर्मी और तपिश से जोहा ने शर्म से अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे कि वो उसका सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। उमर ने अपनी उंगलियों में जोहा की कुर्ती की डोरियों को उलझाया था और उन्हें धीरे धीरे खोलता चला गया। हर खुलती डोरी के साथ जोहा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने कंधे से उसकी कुर्ती को ढलकाकर आहिस्ता से उसकी गोरे शोल्डर पर अपने लब रखे थे। उसके लम्स पर जोहा के मुंह से एक मीठी सी सिसकी निकली जो कमरे की खामोशी को एक मौसीकी की तरह बना गई। अब वो दोनों एक दूसरे की ज़ात में मुकम्मल तौर पे गुम हो चुके थे। जिंदगी ने उन दोनों पर अपनी खुशियां वार दी थीं और वो दोनों अपनी झोली फैलाकर खुशियां समेट रहे थे। गलतफहमियां दूर हो गई थी और मोहब्बत का मौसम उनके दरमियान जन्म ले चुका था।